नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 14 ऑफ द जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 14 ऑफ द जून 2025। तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। यानी कि आज के दिन हम क्या करते हैं, जो ब्लड डोनेशन होता है उसको प्रमोट करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करते हैं, वर्ल्ड डोनर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और हमें कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार या दो बार ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक ब्लड डोनेशन से लगभग 3 या 4 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ठीक है, बस इसी के साथ हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। कौन सी न्यूज़ सबसे पहले? तो वैसे अगर देखा जाए तो आज है सैटरडे, और सैटरडे को इतनी ज़्यादा खास न्यूज़ आती नहीं है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में। फिर भी हम कुछ न्यूज़ निकाल के लाए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज का जो न्यूज़पेपर, आप चाहे किसी न्यूज़पेपर को देख लो, उसके अंदर 2-3 न्यूज़ हैं जो सबके अंदर कॉपी पेस्ट चल रही हैं। हर पेज के ऊपर उसी के बारे में लिखा हुआ है, सभी ऑथर्स ने उसी आर्टिकल को छापा हुआ है। और वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा कौन सा है, जो परसों के दिन एक ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, अहमदाबाद में जो हमारा एयर इंडिया का जो प्लेन था जो क्रैश हो गया था एक हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, MBBS हॉस्टल बना हुआ था। ठीक है, वो वाली न्यूज़ है। दूसरा, उसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि इजराइल और ईरान है ना, वो फेस टू फेस आ चुके हैं सामने। ठीक है, पहले ये होता था कि इजराइल उसके ऊपर पैलेस्टाइन पे अटैक करता था, पैलेस्टाइन को तो उसने कैप्चर कर ही रखा है। ठीक है, वहीं पर गाजा, वेस्ट बैंक, ठीक है, ईरान अपने प्रोक्सी ग्रुप होते थे, हाउदी होता था, ठीक है, उसका प्रोक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह होता था, ठीक है, हमास होता था, इनके थ्रू अटैक करवाता था। लेकिन अब वो जो लड़ाई है वो आमने सामने फेस टू फेस होने लगी है। ठीक है, तो मेजरली यही 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हर न्यूज़पेपर में डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज कौन सी है। ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हॉस्टल, मोदी विजिट्स क्रैश साइट। तो देखो, जो ट्रेजिक इवेंट हुआ था, जो ट्रेजेडी हुई है परसों, उसमें लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 300 के आसपास लोग मारे गए हैं, क्योंकि 242 तो उसमें थे ही, एक जिंदा बच जाता है। ठीक है, उसकी किस्मत थी। ठीक है, लगता कि वो जिंदा बच जाता है। उसके साथ साथ 241 तो वो जिनकी डेथ हुई थी। ठीक है, बाकी 10 उसमें क्रू मेंबर्स भी थे, और जो नीचे उसमें जो हॉस्टल में कुछ ट्रेजेडी हुई थी, क्या कैजुअलिटीज हुई, उसके साथ साथ जो लोकल लोग वहां पर रह रहे थे उनके अंदर भी कुछ नुकसान होने के ऐसे न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, उसको मोदी जी ने कल विजिट किया, और विजिट करने के बाद मोदी जी उस लोन सर्वाइवर से भी मिले होते हैं। ठीक है, जो उसमें बच जाता है। तो बेसिकली बात ये निकल के आती है, अभी कोई नॉन रीजन हमें पता नहीं है कि वो किस वजह से हुआ था, लेकिन हाँ इसमें से कुछ बातें ऐसे निकल के आती हैं कि देखो, अगर क्रैश हुआ भी है तो पहली बात, जब वो चल रहा था उसको लगभग 40 to 45 सेकेंड हुए थे, तो उसके अंदर पहली बात तो फ्यूल फुल था कंप्लीट, है ना, 1,35,000 लीटर के अराउंड उसमें जो भी फ्यूल होता है वो उसमें भरा हुआ था। तो उसमें या तो उसके अंदर कुछ इंजन में खराबी हो गई, या फिर दूसरा रीजन दिया जा रहा है कि कोई पक्षी यानी कोई बर्ड आकर उससे स्ट्राइक कर गया। तो या तो बर्ड स्ट्राइक की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर उसके इंजन में कोई फेलियर हुआ है। अभी तक 2 बातें कही जा रही हैं, लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जब ये इवेंट हो रहा था, जब ये इंसिडेंट हो रहा था बेसिकली, तो उस समय देखो किसी को कुछ नहीं पता था। सेकंडों के अंदर, है ना, मिनट भी नहीं पूरा हुआ, उसके अंदर सारी ट्रेजेडी हो जाती है। फिर भी एक ऐसी फैसिलिटी होती है इन सभी प्लेन्स के अंदर कि जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, और उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। याद रखना, इसका नाम ही ब्लैक बॉक्स है। एक्चुअल में ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इस ब्लैक बॉक्स में 2 चीजें लगी होती है, ध्यान रखना। एक को कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल, एक को हम क्या कहते हैं उसके अंदर, तो कॉकपिट, 2 कॉकपिट बने होते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर आप उसकी जो बातें होती हैं, जो वो लोग आपस में बातें करते हैं, है ना, जैसे पायलट क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड होता है। एक उसके साथ साथ याद रखना, उसी के अंदर इंजन में क्या कमी थी, ठीक है, जो आपका प्लेन था उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स खराब थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अचानक चलते चलते एक इंजन डाउन हो गया दूसरा चल रहा था। ये सारी की सारी बातें हमें वहां से पता चलती हैं। तो इसके अंदर ध्यान रखना,
ऐसे लगभग 80 इंफॉर्मेशन यानी कि 80 प्लस इंफॉर्मेशन आप उस कॉकपिट से निकाल सकते हो। उसे क्या कहा गया? ब्लैक बॉक्स कहा गया। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स जो था वो अभी हमने वहां से रिट्रीव कर लिया है, वहां से हमें मिल चुका है। ठीक है, और याद रखना जब आपने ये सब इवेंट देखा, ये सब इंसिडेंट देखा, तो आपको लगा होगा कि यार जो प्लेन से ट्रैवल करना होता है वो सबसे ज़्यादा हो सकता है कि नुकसान हो सकता है उसमें ना, डेंजरस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना आज भी सबसे सेफेस्ट जो ट्रैवल का वे है वो कौन सा है? एयर। ठीक है, बाय एयर इज द सेफेस्ट, क्योंकि सबसे कम कैजुअलिटीज उसी में हुई है। ठीक है, और जनरली जो कैजुअलिटीज होती हैं वो या तो टेक ऑफ करते समय होती हैं या फिर लैंडिंग करते समय होती हैं। टेक ऑफ करते समय क्या होता है? कोई पक्षी टकरा गया, जैसे कुछ साल पहले साउथ कोरिया में ऐसा ही हुआ था कि जो टेक ऑफ करने वाला था उसके अंदर एक बर्ड आके टकरा जाता है इंजन के अंदर, इंजन खराब हो जाता है और उसके बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। या फिर ऐसा होता है टेक ऑफ करते समय उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, टर्बुलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, और फिर उसको जो आपका प्लेन है वो ऊपर नहीं जा पाता और वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन आज भी सबसे सेफेस्ट प्लेन ट्रैवल है। ठीक है, एयरवेज, उसके बाद आपका रेलवे और सबसे लास्ट में आता है रोड। रोड तो सबसे ही खतरनाक होता है, आप जानते हो। ठीक है, कभी भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना कि हमारा जो ब्लैक बॉक्स था उसको निकाल लिया गया है। कहाँ से निकाला गया है? तो देखो कुछ ऐसा होता है ब्लैक बॉक्स, इसका नाम ही ब्लैक है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसा है? तो याद रखना ये एक्चुअल में आपका ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एफडीआर जो अभी हम बात कर रहे थे, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दो होते हैं। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, ध्यान रखना। इसको बनाया किसने था? तो ऑस्ट्रेलिया का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेविड वॉरेन। ठीक है, तो उसने उसको लगा कि यार जब कभी ऐसा होगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ था उसमें, तो उस आदमी ने इस ब्लैक बॉक्स को इजाद किया था, इसको बनाया होता है, इन्वेंट किया होता है। ठीक है, इसमें एल्टीट्यूड किस एल्टीट्यूड पे था, किस स्पीड में था, इंजन में क्या चल रहा था, ऐसे लगभग 80 प्लस टाइप के डाटा ये हमें देता है। ठीक है, इंजन का साउंड, उसमें अलार्म आया था नहीं आया था, कन्वर्सेशन क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी, वो सारी बातें ही हमें बताता है। और ये याद रखना क्रैश प्रूफ होता है क्योंकि ये स्टील और टाइटेनियम का बना होता है। किसी भी सिनेरियो में, चाहिए पानी में गिर जाए, ठीक है, चाहे आपके किसी भी कितना भी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद भी ये सेफ रहता है ताकि नॉन रीजंस को पता किया जा सके। तो सिंपल सा याद रखना। ठीक है, तो याद रखना, फिर से समझ लो ये कैसा है, इसका नाम ही ब्लैक बॉक्स है। एक्चुअल में ये ब्लैक बॉक्स नहीं है, ये ऑरेंज कलर का होता है। इसमें एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है एफडीआर और दूसरा सीवीआर होता है, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा होता है कि जो आपका ब्लैक बॉक्स होता है वो एट द एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट क्यों लगाया जाता है? देखते हैं कौन कौन इसको बता पाता है कि उसको क्यों सबसे लास्ट में लगाया जाता है, जो उस बिल्डिंग में, मैस वाली बिल्डिंग में पाया गया है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। बाकी ये न्यूज आपने कल भी कवर कर ली होगी क्योंकि ये परसों की न्यूज थी। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं क्योंकि कल भी द हिंदू में पूरा यही था। नेक्स्ट, रो ओवर वैंडलिज्म एट टैगोर्स एंसेस्ट्रल हाउस इन द बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश जो है ना, आप सभी जानते हो कि जो बांग्लादेश है वो बेसिकली इंडिया, पहले इंडिया था, फिर इंडिया दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक बनता है इंडिया और एक बनता है आपका पाकिस्तान। फिर आगे चल के पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक बनता है पाकिस्तान और एक बनता है बांग्लादेश। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सारे कभी ना कभी तो एक ही रहे होंगे। तो ये जो डिवीजन हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ और ये जाके आगे 1971 में आपका बांग्लादेश बना होता है। ठीक है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, समझना हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने बंगाल स्प्लिट को स्टार्ट किया था। ठीक है, काफी दिन से न्यूज में चल रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी, आपके बंगाल की जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो सब उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने पड़ोसी देश को जाकर ये समझाना चाहिए कि वो इन सब से ना खेले, खतरों के साथ ना खेले, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो बहुत ही बड़ा नाम है वो। ठीक है, बहुत बड़े और बहुत फेमस पर्सन थे। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने बंगाल स्प्लिट करना चाहा था, समझना थोड़ा सा, तो बंगाल स्प्लिट अंग्रेजों ने रिलीजन के बिहाफ पर किया था। एक्चुअल में वो कांग्रेस को अलग करना चाहते थे बट वो नहीं कर पा रहे थे।
एक्चुअल में कांग्रेस बनाई भी उन्हीं के द्वारा गई होती है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, बट कांग्रेस वो नहीं कर रही थी जो वो चाहते थे। कांग्रेस इंडिपेंडेंस यानी कि कांग्रेस स्वराज की डिमांड कर रही थी, तो अंग्रेजों को लगा कि कांग्रेस को तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, हम बंगाल को तोड़ देते हैं, तो दे जस्ट स्प्लिटेड या प्लान बनाया कि स्प्लिट कर देते हैं बंगाल को। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कह दिया, अनाउंसमेंट कर दी। और किस दिन अनाउंसमेंट होती है, तो याद रखना अनाउंसमेंट किस दिन की जाती है, तो अनाउंसमेंट की जाती है 20 जुलाई 1905 को कि हम कर देंगे। उस समय करने वाला कौन था, तो उसका नाम याद रखना, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वो उसको अनाउंस कर देता है। पहले इनके बारे में जान ले, फिर चलेंगे कि वहां पर चल क्या रहा है बांग्लादेश में, ठीक है। अब जैसे अनाउंसमेंट होती है तो इसको स्टार्ट कब किया जाता है, तो याद रखना बंगाल स्प्लिट वाज स्टार्टेड ऑन 16th of October 1905। लेकिन इसके स्टार्ट होने के और इसके अनाउंसमेंट के बीच में हमारे इंडिया में, क्योंकि पहले वो इंडिया था पूरा, एक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। और वो जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है दैट वाज स्टार्टेड ऑन 7th of August 1905 को हमने स्टार्ट किया और हमने प्रमोट किया स्वदेशी चीज़ों को। हमने ब्रिटिशर्स के बैंक्स में पैसा जमा कराना बंद कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज को छोड़ दिया, तो जस्ट हमने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया सभी चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि उनकी इकोनॉमी को झटका लगे और वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि उनका पर्पस तो पैसा कमाना ही था बेसिकली। तो जब हमने ऐसा किया तो उस स्वदेशी मूवमेंट में याद रखना एक पर्सन निकल के आते हैं जो फेमस होते हैं। कौन थे वो, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। और जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं वो उस समय एक गीत गाते हैं जिसका नाम क्या था, आमेर, ठीक है, सोनार बांग्ला। और ये जो आमेर सोनार बांग्ला उन्होंने गाया होता है, यही आगे चल के क्या बनता है, तो यही आगे चल के आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद, ठीक है, यही उसका नेशनल एंथम बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का नेशनल एंथम भी इन्होंने लिखा है। इन्होंने, याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारे इंडिया का नेशनल एंथम भी लिखा होता है। तो हमारे वाला नेशनल एंथम कौन सा है, तो आप जानते होंगे, जन गण और मन अधिनायक, ये भी किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखना उस समय एक टाइटल मिला हुआ था जिसका नाम था नाइटहुड, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें दिया था, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे किसमें, तो जो भी कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता था ब्रिटिशर्स उसे नाइटहुड का टाइटल दे देते थे। तो ही वॉज एक्सपर्ट इन लिटरेचर, वो लिटरेचर में बहुत एक्सपर्ट थे। और शायद आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर अगर आपसे पूछे फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था, फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, तो वो भी कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। किस बुक के लिए मिला था उनको, गीतांजलि बुक के लिए मिला था। और कौन से फील्ड में मिला होगा, तो आप सिंपल सा आइडिया लगा सकते हो, किसमें, लिटरेचर में। तो पहला जो नोबेल प्राइज था भारत का वो भी लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। इनके पास नाइटहुड का टाइटल भी था, लेकिन आगे जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट होगा तो ये अपने नाइटहुड के टाइटल को छोड़ देंगे, जैसे गांधी ने केसरी हिंद छोड़ दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी ICS की पोस्ट छोड़ दी थी, ठीक है। तो ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है, बहुत सारी इन्होंने हेल्प की होती हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, ठीक है। और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखना, इनको जो पैसा मिला था उस पैसे से इन्होंने मौज मस्ती नहीं की, ये गोवा नहीं गए घूमने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस पैसे से एक कॉलेज बनाई थी जिसका नाम था विश्व भारती कॉलेज, ठीक है, विश्व भारती कॉलेज। और वो जो विश्व भारती कॉलेज इन्होंने बनाई थी वो बनाया था 1921 में। और ये कब मिला था नोबेल प्राइज, 1913 में, ध्यान रखना। और उसके बाद याद रखना इस विश्व भारती कॉलेज को आगे चल के 1951 में क्या बना दिया गया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और आज के दिन याद रखना आपने यूनेस्को हेरिटेज साइट पढ़ी होंगी, ठीक है, जो हेरिटेज साइट को दिया जाता है 43 साइट्स हैं, उसमें 41 नंबर पे भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर का जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसकी लाइब्रेरी जो है शांति निकेतन, वो क्या है 41st यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्ट में ऐड ऑन की जाती है 41st नंबर पे, ठीक है। शांति निकेतन जो कि उनका घर था, ठीक है, उनकी लाइब्रेरी बनी हुई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यही याद रखना विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज द वर्ल्ड्स ओनली या वर्ल्ड्स फर्स्ट कह दो, ओनली नहीं कह सकते, फर्स्ट
लिविंग हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, यहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा लिविंग हेरिटेज नाम से पहली साइट कौन सी है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखना किसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है। अब हुआ क्या कि वेस्ट बांग्लादेश में आपने देखा होगा जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था शेख मुजीबुर रहमान, जिसने बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान से अवामी लीग उनकी पार्टी जीत जाती है 1970s में। पाकिस्तान वाले चाहते हैं वेस्ट पाकिस्तान एक्चुअल में पाकिस्तान था, वो चाहता था कि वहाँ का पीएम ना बने, तो उन्होंने उनको धिक्कार दिया, बाद में वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद फाउंडिंग फादर कहलाते हैं कौन, शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन जब उनका शेख हसीना का तख्ता पलट किया जाता है तो वही बांग्लादेश के लोग क्या करते हैं, वही बांग्लादेश के लोग उनको है ना शेख मुजीबुर रहमान को 1974 में क्या कर देते हैं, उनके घर में आग लगा के मार देते हैं। अब उनकी बेटी का तख्ता पलट कर दिया गया और वो लोग अब इतने एंटी नेशनलिस्ट हो चुके हैं कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के घर के ऊपर भी अटैक बोल दिया, जो कि उनका एंसेस्टर घर था, है ना, पुरखों का पुश्तैनी घर। और इस बात से भारत को भी दुख तकलीफ पहुंची है और दुनिया को भी तकलीफ पहुंची है कि ऐसे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ये न्यूज निकल के आ गई, थोड़ा सा उनके बारे में ध्यान रखना। A political row has erupted in the West Bengal over the reported vandalism at an ancestral house of the Rabindranath Tagore located in the Sirajganj, Bangladesh, with both the ruling Trinamool Congress, ठीक है, and the opposition Bharatiya Janata Party raising the public matter. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on the June 12 wrote to Prime Minister Narendra Modi urging him to take up the matter very strongly with the neighboring countries government so that no stone is left। समझ गए, तो वही सब निकल के आ रहा, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानने की याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्रैश एंड द बर्न, इंडियन एविएशन सेक्टर नीड्स टू एड्रेस सेफ्टी कंसर्न्स। तो याद रखना जब से ये इवेंट हुआ है, ये ट्रेजेडी हुआ है, मैंने कहा था पूरा न्यूज़पेपर इन्हीं से भरा हुआ है आज, ठीक है, सब जगह इन्हीं के ऊपर बात की गई है। तो हमें टाइम आ चुका है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है बेसिकली उनको क्या करना चाहिए, उनकी सेफ्टी को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और खास करके जो ये आपका एयर इंडिया वाले हैं इन सबको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारी जो एविएशन है उसको काम करने की जरूरत और कुछ नहीं। और याद रखना सबसे पहले एयरलाइन शुरू करने वाला भी टाटा ही था, बाद में टाटा ने याद रखना 1930s में एयरलाइन शुरू की थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एयर इंडिया। और इस एयर इंडिया को किसको दे दिया गया था, गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, और उसे हम क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशन। तो याद रखना इसका नेशनलाइजेशन हो गया था और इसका नेशनलाइजेशन होकर क्या बना दिया गया था इसे, ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन हो गया, सरकारी होगी, कहने का मतलब कब, 1953 के अंदर। और आगे चल के दोबारा से 2022 में, जनवरी 2022 में इसे क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, प्राइवेट लोगों को दे दिया गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। और दोबारा से इसे किसने खरीद लिया, टाटा ने, ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए में इसे वापस से टाटा ने ले लिया होता है सरकार से, ठीक है। बाकी अब बातें पढ़ चुके हो तो हम थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर कुछ निकल के आएगा, कुछ डाटा निकलेगा तो हम इसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्काईफॉल इन द अहमदाबाद, वही सब बातें कर रहा है कि कैसे उस समय अहमदाबाद के अंदर जो मासूम लोग थे ना, वही हॉस्टल वाला, वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जस्ट रीड एंड पास ऑन, ठीक है। कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ आप लोगों ने कल पढ़ ही लिया था, तो हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अगला है इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम UNGA रेजोल्यूशन फॉर द गाजा सीज फायर। देखो समझना एक्चुअल में है क्या, जो आपका यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन कब बना होता है, 24 अक्टूबर 1945। और ये कब बना था, क्यों बना था, तो याद रखना आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इसे बनाया गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये बना था तो इसका सोल पर्पज ये था, ट्रीटी कौन सी हुई थी उसके बाद, पेरिस पीस ट्रीटी। तो पेरिस पीस ट्रीटी के बाद, जो कि कब होती है, ठीक है, सॉरी ट्रीटी बाद में हुई थी लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ये बन जाता है, ये होती है 10 Feb 1947 को। और जैसे लड़ाई खत्म होती है 1939 से 45 के बीच में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं यूनाइटेड नेशन, जिसका सोल पर्पज है दुनिया में पीस मेंटेन रहे, शांति मेंटेन रहे। और इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन इसके कुछ मेजर ऑर्गन्स हमें पता होने चाहिए। जैसे इसके 6 मेजर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि उनमें कौन सा होता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस
जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट जिसके पास वीटो होती है, ठीक है, जो हम पढ़ते रहते हैं, जिसका पाकिस्तान इसका पार्ट है अभी भी। उसके बाद इसमें आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप जानते हो, जो इंडस वाटर ट्रीटी उस समय हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसमें यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल, ठीक है, जो पूरी दुनिया भर में सोशल और इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने का काम करती है। जैसे आपने बीजिंग डिक्लेरेशन पढ़ा था तो वो सब इसी ने करवाया होता है, ठीक है, जो वुमेन्स के रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, हमने पढ़ा था 1995 में, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, ट्रस्टशिप काउंसिल, जो कि अभी एग्जिस्ट करती है डॉक्यूमेंट्स में लेकिन काम नहीं करती है, ट्रस्टशिप काउंसिल। और एक आता है इसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, कौन है वो, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। तो ये इसके कुछ 6 मेजर ऑर्गन्स होते हैं। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो सिंपल सा याद रखना, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, उस जनरल असेंबली के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में टोटल मेंबर होते हैं 193 + 2। और 2 कौन है, तो याद रखना ये उसके ऑब्जर्वर है, उनको अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं करा है, ऑब्जर्वर लिस्ट में रखा हुआ है। एक इसमें कौन है, याद रखना पैलेस्टाइन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, और एक दूसरा कौन सा है, तो याद रखना वेटिकन सिटी। और जो वेटिकन सिटी है वो दुनिया का सबसे छोटा देश है, ध्यान रखना। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो किसमें बसा हुआ है, रोम के अंदर, ठीक है, इटली की एक शहर है रोम, उसके अंदर ये बसा हुआ है, दुनिया का सबसे छोटा शहर देश है। इसमें सारे के सारे जो क्रिश्चियंस के जो गुरु होते हैं, पोप वगैरह, वो लोग रहते हैं, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि बताओ कि जो गाजा है उसमें सीज फायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जो इजराइल ने उसका वोलेशन किया वो ठीक है कि नहीं है। तो याद रखना, इंडिया जो है वो उसने इस बार भी उससे क्या बना ली, दूरी बना ली, है ना। वो अभी भी किसका सपोर्ट कर रहा है, इजराइल जैसे देश का ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही सब बातें इसमें डिस्कस की हुई हैं। और इजराइल और उसके साथ साथ ईरान ये अभी लड़ाई में चल रहे हैं। परसों रात को इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था, कल रात को ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो आपका जो न्यूज़पेपर है उसमें आगे चल के ये सब डिस्कशन भी किया हुआ, तो हम उसको वहां भी देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम ए यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन calling for a ceasefire in Gaza for the 4th time in 3 years, indicating a growing trend in the Modi government's policy not to vote on the statements critical of Israel bombardment of Gaza, in which 55,000 have been killed. India had voted in favor of UNGA resolution for ceasefire in December 2024, making the latest move a significant departure from India's position just 6 months ago, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट कौन सा देखते हैं। इन ए फर्स्ट सेंटर सैंक्शंस ओवर 300 FRA cells to facilitate implementation of forest rights acts across 18 states and the UT। समझना, जो फॉरेस्ट होते हैं ना, जंगल होते हैं, तो जंगल में रहने वाले लोग कौन होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं ना, जंगली लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग, है ना। और हर स्टेट में लगभग ट्राइब्स पाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर टोटल ट्राइब्स कितनी है, क्योंकि ये बात ट्राइब्स की कर रहा है, तो टोटल ट्राइब्स हमारे पास कितनी, याद रखना अप्रोक्सीमेटली 705। ये 2011 के सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है, तो उसके बाद का डाटा हम ऑफिशियल नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर बात करें तो मैक्सिमम ट्राइब कहाँ पे हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश। और मिनिमम ट्राइब्स कहाँ पे हैं, तो याद रखना आपका पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे 0 ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी हर स्टेट में ट्राइब्स मिलती हैं, और कई बार ये ट्राइब्स न्यूज़ में भी रहती है। जैसे आपने देखा होगा भील प्रदेश की डिमांड कर रहे थे ट्राइब्स वाले, तो क्या इनको भील प्रदेश दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है। ये बोले महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो भील थे, बोले हमें अपना 2-2, 4-4 डिस्ट्रिक्ट निकाल के दे दो और हमें एक स्टेट बना दो भील प्रदेश। ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज स्टेट का रीअरेंजमेंट, स्टेट की फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक बिहाव पर और कल्चरल बिहाव पर हो सकती है, ज्योग्राफिकल बिहाव पर नहीं हो सकती है।
पॉपुलेशन के बिहाफ पर स्टेट नहीं बन सकते हैं, समझ गए। तो स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, या रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल रीजंस, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 में, ये अलाउ करता है कि मान लो कोई जंगल है और उस जंगल में कोई ट्राइब रहता है, ठीक है, कोई ट्राइब्स रहती है, तो वहाँ के जो लोग हैं, उस ट्राइब्स के जो पीपल हैं, उनको ये सोल राइट देता है कि वहाँ पर वो लोग रहेंगे, वो लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन करेंगे। अगर सरकार चाहे तो वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको निकाल कर वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करना, ये सब नहीं कर सकती हैं, ठीक है। कोई प्राइवेट लोगों को वहाँ पर जाकर फैक्ट्रीज नहीं बनाने की परमिशन दी जा सकती, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ किससे बिलोंग करती है, उन ट्राइबल लोगों से, क्योंकि वो लोग वहीं पर बसे हुए हैं, तो वो वहीं पर ही रहना चाहते हैं, उनको वहीं पर रहना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा, हमारा जो शेड्यूल नंबर 5 है वो किसकी बात करता है, तो ऑल स्टेट्स के SC/STs की बात करता है, और जो शेड्यूल नंबर 6 है बेसिकली वो किसकी बात करता है, ATMM की बात करता है, क्योंकि वहां पर ATMM में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में स्पेशल राइट दे रखे हैं तुमने किसको, ट्राइबल लोगों को, ठीक है। तो जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट आया था उसमें भी उन ट्राइबल लोगों को ये राइट था, ठीक है। जैसे समझना, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज फ्रॉम अनलॉफुल एविक्शन, समझ गए, वही सब बात कर रहा है। आप जबरदस्ती उन्हें नहीं निकाल सकते वहां से। Calling for the institutional mechanisms and a grievance redressal system to ensure proper implementation of the Forest Rights Act 2006। इसका ऑफिशियल नेम है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इंडिविजुअल राइट क्या है इसमें, तो याद रखना, ओनरशिप एंड द कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अप टू 4 हेक्टेयर पर फैमिली। एक फैमिली लगभग 4 हेक्टेयर तक क्या कर सकती है, जंगल में खेती कर सकती है, ये उसका राइट दिया गया था ताकि उसका जीवन चल सके। कम्युनिटी को राइट क्या था, एक्सेस टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि फॉरेस्ट में उगाए जाते हैं, जैसे कि बम्बू हो गया, शहद हो गया, लाख हो गया, जिससे चूड़ियाँ वगैरह बनती है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड में मिलता है, ये सब वो निकाल सकते हैं, वो बेच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो कोयला निकाल के बेचने लगे, इसका मतलब ये नहीं है वहां पर वो सोना चांदी निकाल कर बेचने लगे, उसका राइट उनको नहीं है। माइनर प्रोड्यूस वो बेच सकते हैं, ठीक है, ताकि उनका लाइफ चलता रहे, ठीक है। तो ये कुछ 18 स्टेट में इसको चेंज करने की बात की जा रही है, ठीक है। 300 फॉरेस्ट जो रिजर्व है वो उनको देने की बात की जा रही है, किसको, ट्राइब्स को। तो सिंपल सा याद रखना, न्यूज में आते रहते हैं। अगला समझना, IREL told to stop rare earth sales to Japan, focus on local needs। समझना, हमारे यहाँ पर एक है IREL, ठीक है, बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं कौन बताता है। ये IREL क्या करता है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है और उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनका यूज करता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो फॉरेन कंट्रीज के फॉरेन से आई हुई हैं, जैसे Hyundai जापान की कंपनी है, ठीक है, जापानीज है, ठीक है, जैसे किया, ठीक है, ये सब बाहर की कंपनियां बेसिकली देखा जाए तो। ये लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालते हैं और कहते हैं कि हम इनका गाड़ी बनाने में यूज कर रहे हैं, बट दे एक्सट्रैक्ट देम या दे एक्सपोर्ट देम टू चाइना, जापान, वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो उससे अच्छी अच्छी और चीज़ें बनाते हैं, जैसे हैवी मैग्नेट्स बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। लेकिन हमारी चीज़ें जब हमें तो ये मिल नहीं रही हैं और ये यहाँ से निकाल के वहाँ बेच रहे हैं, तो हमें इनकी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे करनी पड़ती है। तो हमें जब वहाँ से लाना पड़ता है तो हमें बड़ा महंगा पड़ता है, यहाँ पर महंगी हो जाती चीज़ें। तो इनका कहना है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको दूसरी कंपनियों को मत दो, भारत के लिए यूज के लिए रखो, ताकि हमें डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े। जैसे लिथियम आयन है, लिथियम आयन पे हमारा कंप्लीट डिपेंडेंसी है किस पे, चाइना पे। और अगर चाइना अगर महंगा कर देगा तो गाड़ियां महंगी हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि बैटरी सारी वहीं से आती है, हमारे पास है ही नहीं एक्सट्रैक्शन, हमारे पास है ही नहीं लिथियम आयन, जो है वो इतना नहीं है कि भरपूर होना चाहिए, समझ गए। तो बस उसी की बात कर रहा है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर ए ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर मेटल्स इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे इसमें आता है लैंथेनाइड्स, लैंथेनियम टू ल्यूटेटियम, ठीक है, स्कैंडियम, यट्रियम, ठीक है, ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये एक साथ नहीं मिलते, ध्यान रखना, इनको
एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और इनका एक्सट्रैक्शन बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है, बहुत ही जटिल प्रोसेस होती है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जैसे मोनेजाइट के अंदर सीरियम मिलेगा, थोरियम मिलेगा, लेकिन हमें उसको निकालना पड़ता है। बेस्टनेसाइट, ठीक है, ये चाइना और यूएसए में मिलता है। जेनोटाइम एंड लेपोराइट, ये सारे के सारे रेयर मिनरल्स हैं, बट इनका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। परमानेंट मैग्नेट नियोडीमियम, ठीक है, जिसको एनडी कहते हैं, मैग्नेट्स बनते हैं। ये इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होते हैं, विंड टर्बाइंस में यूज होते हैं, हार्ड ड्राइव्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हमें उन पे डिपेंड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपना निकाल कर उनको बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। याद रखना, दुनिया में इंडिया 5th नंबर पे है किसके अंदर, रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोड्यूस करने में। भारत की रैंक 5th नंबर पे, बताना पहले नंबर पे कौन है ना, बताना कि रेयर अर्थ मिनरल्स में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पे कौन है, और भारत 5वें में, ये हमें पता है। शुरू की चार आप बताओगे, ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड केरला, ये टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं किसके, रेयर अर्थ मिनरल्स के। मैं क्रिटिकल मिनरल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिकल अलग होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट कितनी है मेरे पास, 30। उसके लिए मैंने एमएसपी शुरू कर रखा है, मिनरल सप्लायर, ठीक है, पार्टनरशिप, जो अमेरिका के साथ 2022 में शुरू हुई थी, इंडिया 2023 में जुड़ा होता है, ठीक है। उसमें 14 कंट्रीज हैं, हमने उसके अंदर हमारे क्रिटिकल मिनरल्स को रखा है, वो कितने हैं, 30 मिनरल्स हैं, ठीक है। बस सिंपल सा याद रखना डिफरेंस। अगला कौन सा है, ईरान सेज इजराइल अटैक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वॉज सेवर पनिशमेंट। देखो हुआ क्या, समझना, बहुत लंबे टाइम से लड़ाई चली आ रही है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, मैं अभी बबलू जी से कहकर उस वीडियो का लिंक डलवा दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वाई इजराइल एंड ईरान आर फाइटिंग। बेसिकली उनके बीच में लड़ाई धर्म की है एक्चुअल में, ठीक है। एक है यहूदी जूस और दूसरे हैं मुस्लिम्स। लेकिन यहूदी जो थे वो अपना भी होली पैलेस मानते हैं, किसको, यरूशलेम को, और मुस्लिम्स भी मानते हैं यरूशलेम को, यरूशलेम जिसे कहा जाता है। वहीं से वो मानते हैं कि हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो गए थे स्वर्ग, वो मानते हैं हमारे जेदा साहब स्वर्ग गए थे, उनके भगवान जो है। और ऐसा जब हो रहा था तो वो बिल्कुल अलग अलग रहने लगे, ठीक है। वहां पर जब 2nd वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका का दबदबा था, अमेरिका ने दुनिया भर के यहूदियों को उठाया और पैलेस्टाइन नाम की जगह में जबरदस्ती बसा दिया। तो सिंपल याद रखना, अगर मैं कहूँ ये पैलेस्टाइन पहले से बचा हुआ था, तो इस पैलेस्टाइन के अंदर यहाँ पर इजराइल बसा दिया गया। और इजराइल जो बसाया गया वो कौन से ईयर में बसा होता है, इजराइल वाज फाउंडेड इन 1948, और इसने धीरे धीरे एक्सपेंड करते 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 पूरा का पूरा पैलेस्टाइन अपने अंदर समा चुका है। यहाँ पर एक गाजा बचा है, ठीक है, जिसके साथ डेली लड़ाइयाँ होती हैं। उधर एक वेस्ट बैंक बचा है, ठीक है, लड़ाई धर्म की चल रही है। अड़ोसी पड़ोसी राज्यों ने बहुत हेल्प की, स्टेट ने, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, खूब मदद की। आपने पढ़ा होगा फेमस 6 डे वॉर, है ना, याद करो 6 डे वॉर, फेमस वॉर, ठीक है, जिसमें इजराइल और उसके आसपास की 4 मुस्लिम कंट्रीज होती हैं, फिर भी इजराइल जीत जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसए उसे सपोर्ट कर रहा होता है। आज भी यूएसए के सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बस इतना ध्यान रखना, एक बार वो लेक्चर प्लीज देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। मैं अभी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, देखना। और जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो देखना, और उसके बाद वहां पर अपनी हाजिरी लगा देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने देख लिया है, ठीक है। उससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाउदी क्या होता है, हिजबुल्लाह क्या होता है, कितनी बार वो लड़ चुके हैं। अभी जैसे ऑपरेशन प्रोमिस, ऑपरेशन 2 प्रोमिस 2, ये सब लिखा है मैंने, है ना। हसन नसरल्लाह जिसको उन्होंने मारा था, कौन था हसन नसरल्लाह, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 3 साल से चला आ रहा है। तो वो वीडियो आप एक बार देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर हिजबुल्लाह लेबनान में है, हिजबुल्लाह 1982 में बना था। सर हाउदी यमन बेस्ड है। सर हमास जो है वो पैलेस्टाइन में बना हुआ ग्रुप है। और ये सारे प्रॉक्सी ग्रुप है किसके, ईरान के। ईरान ने प्रॉक्सी बना रखे हैं। जैसे पाकिस्तान के प्रॉक्सी ग्रुप है, पहले पाकिस्तान डायरेक्टली लड़ता था हमसे, 65 में आ रहा, 71 में आ रहा, 99 कारगिल में आ रहा, तब उसने दिमाग लगाया प्रॉक्सी ग्रुप बना लेता हूं। उसने जैसे मोहम्मद बना दिया 2000 में, और उसने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया। उसने उसके बाद हमारे उस पे ताज होटल पे अटैक कर दिया 26/11। उसने उसके बाद पुलवामा किया, उसने उसके बाद आपके उरी अटैक किया, ठीक है, और अभी पहलगाम किया। तो ये हालांकि वो TRF वो भी उसी का प्रॉक्सी है। तो ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप बने होते हैं, ठीक है। तो वो वहां के प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान के। तो अभी तक लड़ाई ग्रुप के साथ चल रही थी। अब क्या हुआ, परसों रात को इजराइल ने क्या किया, ईरान के कैपिटल जो है तेहरान,
उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। ये उसकी कैपिटल है तेहरान, ध्यान रखना। उसके साथ साथ उसने 7 जगह पर अटैक किया होता है, 7-8 जगह पर, जैसे इसाफान में किया। नातांज, याद रखना जगह का नाम जहाँ पे यूरेनियम रखा हुआ है, किसका, आपके ईरान का। लेकिन याद रखना ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब होता ना, अभी वो टर्की में डील होने वाली थी, लेने वाला था ना, उसको नहीं दिया गया। अगर होता ना तो पहली सुबह की पहली सूर्य की किरण के साथ पहला ही वो क्या डालता, बॉम्ब डाल देता किस पे, इजराइल पे, इजराइल का नाम ही खत्म कर देता दुनिया से। बट उसके पास है नहीं, बात समझ में आ रही है, इसलिए वो लेना चाहे। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल है, और जो इजराइल का जो आयरन डोम है ना, वो समझ ही नहीं पा रहा था, वो ऐसे देख रहा था मिसाइल इधर से निकल जा रही थी, वो ऐसे देख रहा था मिसाइल इधर से निकल जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट वो हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं पकड़ पाता है, समझ रहे हो। लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा? बस एक चीज की कमी है, उसके पास यूरेनियम है। यूरेनियम यूज होता है किसको बनाने में? न्यूक्लियर वेपन को, बट उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बस वो है ना, कुछ ऐसा मान सकते हो। तो सिंपल सा याद रखना, वो एक बार देखना। हसन नसरल्ला कौन था सब समझ जाओगे वहां पे। सारे आज तक की ऑपरेशन मैंने पढ़ा रखे हैं, सारे आज तक की 10 लड़ाइयां पढ़ा रखी हैं, 10वीं लड़ाई चल रही है अभी। क्या था अब्राहम अकॉर्ड, क्या था ओस्लो अकॉर्ड, सब तुम उसमें समझ जाओगे, ठीक है। एक बार पढ़ना, फिर मुझे यहाँ आकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे बताना कि सर हमने देख लिया, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम मुलाकात कर लेंगे क्लासरूम में। देखो यहाँ पर बेसिकली उसने 6-7 जगह पर अटैक किया था, याद रखना। ये तेहरान उसकी कैपिटल है। उसका जो मेन अटैक होता है वो किसके ऊपर होता है? नातांज, जहाँ पर क्या रखे हुए हैं उसके यूरेनियम वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। अब समझना, जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना, वो 99.3% उसमें यूरेनियम 238 होता है, समझना वो ध्यान से। U-238 99.3% उसमें अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। उसको कन्वर्ट किया जाता है प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। और जो 0.7% होता है वो होता है यूरेनियम 235। उस यूरेनियम 235 में एक प्रोसेस की जाती है जिसे कहा जाता है फिजाइल। और फिजाइल का मतलब क्या है कि वो जो यूरेनियम 235 है ना, वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस में काम आता है। तो जो तुम्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने होते हैं ना, उसमें यूरेनियम 238 यूज नहीं होता है, उसमें तुम्हें 235 लगाना होता है। लेकिन नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% क्या मिलता है? U-235, जिससे तुम न्यूक्लियर बम बना सकते हो। समझना बात की गहराई को। और इसके लिए याद रखना, 1 इंच का यूरेनियम, अगर 1 इंच का यूरेनियम और 120 गैलन तुम्हारा जो ऑयल है, ठीक है, उसको जब तुम ब्लास्ट करोगे तो जितनी एनर्जी निकलेगी ना, उतना 1 इंच के यूरेनियम से निकल सकती है, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। लेकिन उसको बनाने के लिए U-235 होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। और उसके लिए एक प्रोसेस होती है, और याद रखना जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उसमें 90% U-235 मिलाना होता है आपको, तभी जाकर वो वेपन बन पाता है। लेकिन उसकी प्रोसेस कितनी टिपिकल है तुम अंदाजा लगा सकते हो। और ये जो यूरेनियम है U-235, ये निकलता किससे है? तो जो एक्चुअल यूरेनियम होता है ना, जो ओरिजिनल नेचुरल यूरेनियम होता है, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, UF6। और इस प्रोसेस में क्या करना होता है, तुम्हें ये जो आपका नेचुरल यूरेनियम था, इसको स्पिन करना होता है 50,000 स्पिन पर मिनट के एवरेज से। और उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं, उसके बाद आपको U-238 मिलता है। और फिर उस U-235 मिलता है, जिसको तुम उसमें लगकर यूज कर सकते हो। सिंपल से याद रखना, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस है। अभी ये भी न्यूज आ रही है कि हाँ वहां पर वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, रेडिएशन लीक हो चुकी है, ऐसी भी खबरें आ रही है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो पिक्चर चालू हुई है ना, देखते हैं कौन किस पे कितनी मिसाइलें मारता है, ठीक है। हालांकि इजराइल ने ये भी कहा है आज कि कल की न्यूज़ में आ जाएगा, उसने ये भी कहा है कि जो ईरान ने मिसाइलें छोड़ी है ना, वो भारत तक भी आ सकती हैं। और याद रखना, ईरान ने यह भी साफ साफ कह दिया कि अगर किसी देश ने बीच में बोलने की हिम्मत की, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, हम सीधा उसके ऊपर भी मिसाइल मार देंगे। ये उसने साफ साफ इस बात का इंडिकेशन दे दिया है, उसने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट, हमारे सरपंच साहब, वो वहाँ भी गए थे बीच में लड़ाई बंद करवाने, बट उनसे हुई नहीं, ठीक है। वो तो हमारे बीच में ही सरपंच बने थे, वहाँ पर उनकी हिम्मत नहीं हुई और वो भी शांत बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है, सरपंच क्या करेंगे, उधर से जो नंबरदार है रशिया वो क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, कैसे लड़ाई खत्म होगी, क्या उनके बीच में सीज फायर होगा, ठीक है, क्या हिजबुल्लाह उसकी हेल्प करेगा, क्या उसके अंदर हमास दोबारा से राइज कर जाएगा, ऑपरेशन कौन सा चल रहा है आजकल,
लॉइन चल रहा है ना, राइजिंग लॉइन चल रहा है, आप जानते हो इस बात को, ठीक है, कल पढ़ा होगा, कल की बातें सारी, ठीक है। तो देखते हैं जो होगा, हम नेक्स्ट इसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एज ईरान रेस्पॉन्स इजराइलीज हैड टू शेड शेल्टर्स, ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के लोगों को शेल्टर होम में जाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनका आयरन डोम भी काम नहीं कर रहा, किसके आगे? ईरान की मिसाइलों के आगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। बाकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई युद्ध किसी का सोल्यूशन नहीं होता है, हमेशा वो नफरत को ही जन्म देता है। इसलिए हमेशा गांधी जी कहते थे हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, कोई ये गाल भी आगे कर दे तो थप्पड़ मार दे तो ये भी आगे कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ईरान कहता है कि मैं गांधी जी को फॉलो करता हूं, लेकिन गांधी जी ने ये नहीं बताया था कि कोई दूसरे गाल पर भी मार दे तो मैं क्या करूं। तो वही प्रोसेस चल रही है। तो मजाक की बातें अलग हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्या कौन सा देश का क्या रोल रहेगा। तो एक बार जस्ट इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके कुछ लीडर्स को मारा गया था, उन्हीं का बदला लेने के लिए ये सब किया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट रीड एंड पास ऑन, ठीक है, आगे बढ़ जाना, ठीक है। और वो लेक्चर जरूर देख लेना, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मुद्दा बढ़ रहा है ये आपके एग्जाम में आने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो आज हमने पढ़ी हैं ये उसमें ऐड ऑन कर लेंगे, और पहले का पूरा लेक्चर वहां से हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट, इजराइल्स बिगेस्ट एवर अटैक, ठीक है, पहली बार सबसे बड़ा अटैक था इजराइल का। इजराइल ने भी उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बस देखना ही बाकी रह गया, एक बार कुछ हो जाए तब हम इसको MIT में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है आप आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते दोबारा से। हैव अ नाइस डे।